नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, 2010 से लेकर 2025 हो गया, 15 साल। पिछले 15 साल में एक शख्सियत जिसके हर राजनीतिक बयान का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, जिसकी एक इमेज बना दी गई कि राजनीतिक रूप से इससे ज़्यादा अनभिज्ञ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे परिवार से आता है इसलिए राजनीति में है, वरना ये राजनीति के लायक नहीं है। जिसके बयानों का मजाक तो उड़ाना दूर की बात, काट छाट के कुछ और ही बना दिया गया और मीम की दुनिया में एक आइटम बना के छोड़ दिया गया। लेकिन आज वक्त ऐसा पलटा है कि उसी शख्स की राजनीति किसी की समझ में नहीं आ रही है। वो शख्स जिसके खिलाफ पार्टी के अंदर कुछ नेता एक गुट बनाकर लामबंद हो गए थे, वो शख्स जिसका नाम ले लेकर बहुत से डरपोक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, वो शख्स जिसके नाम के सहारे कईयों की नौकरियां, यानी राजनीतिक नौकरियां मेरा मतलब है, जो चल रही हैं, क्योंकि सुबह से शाम सिर्फ उसका नाम लेना है और उसको बुराइयां करनी है, उस पर पूरा पॉलिटिकल नौकरी चल रही है। ऐसे शख्स का नाम है राहुल गांधी। और आज की डेट में पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, बीजेपी के अंदर, बीजेपी के बाहर, क्षेत्रीय दलों के अंदर, क्षेत्रीय दलों के बाहर, सब जगह कहीं ना कहीं 10 बात में से 5 बात राहुल गांधी पे हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुद को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, या शायद प्रियंका गांधी को मालूम होगी। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की राजनीतिक सफ़र 2004 से अब तक देखते आए हैं, जो कि मैंने बहुत ध्यान से देखा है, तो कुछ बहुत कम बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, राहुल गांधी खेल क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको 2 राज्यों का उदाहरण देकर राहुल गांधी के थोड़ा सा खेल समझने की एक कोशिश करते हैं। कल बिहार को लेकर मीटिंग थी, जिसमें बिहार के सारे नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक थी। मीरा कुमार से लेके मौजूदा अध्यक्ष तक सब लोगों को बुलाया गया था। अब उस मीटिंग के बाद जो निकला, उस मीटिंग के बाद जो डिसाइड हुआ, पहले वो एक बार उन प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से सुन लेते हैं, फिर बात आगे करते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। अब हुआ ये कि मीटिंग के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम गठबंधन में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो ये बोलने की देर थी, कयासों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि देखिए, लालू ने धमकी दी, कांग्रेस डर गई, कांग्रेस झुकने के लिए तैयार हो गई। कुछ ने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने अपना जो है पैर दबा के रखा है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले डिसाइड नहीं होगा। तो दोनों तरह के आंकलन होने लगे। ज़्यादा आंकलन इस चीज़ के थे कि कांग्रेस ने दम तो भरा था, लेकिन लालू की एक धमकी के आगे सब फूस हो गया। लेकिन असल कहानी अगर पढ़ो, हवा हवाई तो बहुत चीज़ें होती है। थोड़ा सा राहुल गांधी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था हमें, तो उसके बाद जो राहुल गांधी की राजनीति उससे पहले आगे देखी थी, उसके निष्कर्ष के बाद देखो तो राहुल गांधी ने बिहार में खेल किया है और ज़बरदस्त खेल किया है।
ये तो हम सब देख रहे हैं कि लालू की जितने नापसंद थे लालू के लोग, उन सब को बिहार में इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी में राहुल गांधी ने लगा दिया। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बना दिया, पप्पू यादव को भी इनडायरेक्टली जिम्मेदारियां दी गई। डायरेक्टली इसलिए नहीं दे सकते, पप्पू यादव को फिर अपनी सांसदी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो अभी निर्दलीय सांसद है। और लालू यादव के खासम खास को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाकर एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये हम सब ने देखा है, इसका बार बार जिक्र करने की ज़रूरत अब शायद नहीं है। तो वहाँ मैसेज ये दिया कि कांग्रेस बिहार में दिल्ली से भी ज़्यादा एग्रेसिव चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस ने ठान लिया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा भी कि हम बी टीम नहीं ए टीम बनकर चुनाव लड़ेंगे। यानी वो लालू या आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम पूंछ बन के नहीं रहेंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। फिर यह आंकलन भी निकला, बहुत सिग्नल भी निकले कि शायद कांग्रेस अपने दम पे अकेले चुनाव लड़े या कोई और अल्टरनेट देखे। ये सारी संभावनाएं जताई गई और इन संभावनाओं पे डिस्कशन हुआ और संभावना है भी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस सब के बीच में एक चीज़ बड़ी समझदारी की कि आरजेडी के खिलाफ, खास करके लालू परिवार के खिलाफ कोई बयान किसी नेता ने नहीं दिया और ना ही उस तरफ से कोई बयान आया। अब कल जो कहा जा रहा है कि लालू ने कांग्रेस को दो टूक कहा कि अब फैसला कर लीजिए, हमारे साथ रहना है या वो अलग जाना है, जो भी है, ऐसा कोई फ़ोन राहुल गांधी को नहीं आया था। कल की बैठक में सब लोगों को बोलने का मौका दिया गया। जब राजेश राम नए अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ पर हमें गठबंधन में इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है, तो राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजेश जी, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाना पड़ता है और सम्मान कमाने के लिए पहले आपको अपना संगठन मजबूत करना होगा, आपको अपने आप को दमदार बनाना होगा, सम्मान झक मार के मिलेगा। सही बात बोली। मीरा कुमार ने कहा कि दलितों को वो सम्मान नहीं मिल रहा बिहार में जो मिलना चाहिए, बात नोटेड। तभी शायद राहुल गांधी ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिना आरजेडी के अभी एकदम से चुनाव में अकेले कांग्रेस के लिए कूदना सही नहीं रहेगा और दो तीन लोगों ने इसकी बात भी की। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबकी सुनी और अंत में फैसला ये हुआ कि ये चुनाव तो गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इससे कांग्रेस झुकी नहीं, बल्कि कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने, मैं कहूँगा कि अपनी तरफ से एक ऐसा तुरुप का पत्ता चल दिया कि इस चाल में आरजेडी फंस गई है। देखिए, मैंने कहा ना, अभी तक किसी कांग्रेस के नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जो गठबंधन के खिलाफ था। सिर्फ ये कहा था कि हम बी टीम नहीं ए टीम बन के लड़ेंगे। वो तो हर पार्टी कहती है ना, उस तरफ से कोई आया था। अब पहले ये पत्ता फेंक देना कांग्रेस की तरफ से कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अब पूरी बाजी आरजेडी के पाले में चली गई है। खुदा ना खास्ता सीट शेयरिंग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर गठबंधन में कुछ तनाव आता है, कुछ भी आता है, उसकी जिम्मेदारी अब आरजेडी पे होगी। और ना ही आरजेडी अब कोई ऐसा बयान दे सकती है जिसमें वो कांग्रेस पे कोई दोषारोपण करे, क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि हम तो गठबंधन में लड़ेंगे। सारी की सारी गेम पलट कर आरजेडी के पाले में डाल दिया। अब लालू प्रसाद यादव हो या आरजेडी के कोई और नेता हो, सोच समझ के बयान देने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने बैठक में एक चीज़ और कही कि जो सीट शेयरिंग का मामला है, वहाँ पर सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। ये इतना एक लाइन कहना सारा इशारा कर देता है कि बेशक कांग्रेस को 50 सीट मिले, 70 ना मिले, लेकिन 50 सीटें कांग्रेस वो लेगी जिस पर जीतने की संभावना है। कांग्रेस को लगता है वो जीत सकती है, ना कि पिछली बार की तरह 30 ऐसी सीट ले लेगी जो असंभव था जीतना। इस तरह की शर्तें कांग्रेस रखेगी। अब बारी आरजेडी की है कि वो इसको कैसे संभालती है। ये खेल किया राहुल गांधी ने बिहार में। दूसरा खेल
राहुल गांधी का चल रहा है, जिसके बारे में बात कम हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतरो तो आपको खेल दिख रहा है। वो खेल है उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा में 14 विधायक हैं सिर्फ कांग्रेस के, लेकिन जब से नए प्रभारी, नए अध्यक्ष अजय लल्लू और भक्तचरण दास ने काम संभाला है उड़ीसा में, उनको दो चीज़ें कही गई थी। संगठन खड़ा करना है, जवाबदेही आपकी होगी, और संगठन को जिम्मेदारी से खड़ा करना भी आपका काम है। नहीं हुआ तो जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। वो दिन है और आज का दिन है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उड़ीसा में कांग्रेस सड़क पर नहीं है, उड़ीसा में कांग्रेस खबरों में नहीं है। उस दिन से कोई दिन नहीं है। आलम यह है कि भक्तचरण दास जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो एनएसयूआई के वहाँ के अध्यक्ष हैं, कल उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये तस्वीर देखिए, ये विधानसभा में ताला जड़ा गया है, इतनी मोटी चेन से बांधा गया। किसके लिए? कांग्रेस के विधायकों को अंदर न आने के लिए, क्योंकि 14 में से 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका इतने जोरदार तरीके से कांग्रेस निभा रही है कि लोग बीजेडी से सवाल पूछने लगेंगे, जो बीजेडी दरअसल इस वक्त वहाँ पर मेन ऑपोजिशन पार्टी है। बीजेडी के इस वक्त वहाँ पर मेरे ख्याल से 51 विधायक हैं, 78 बीजेपी के हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 14 एमएलए हैं, लेकिन 14 एमएलए में भी कांग्रेस ने बीजेपी की नाक में वहाँ पर इतना दम कर दिया है कि लोग बीजेडी को भूलने लगे हैं और कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी वहाँ बनती जा रही है, क्योंकि 14 विधायकों ने ही वहाँ पर खूब हल्ला काट रखा है। साथ में महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये सारे संगठन सड़कों पर महिलाओं के शोषण को लेकर, आदिवासी के शोषण को लेकर और दलितों के शोषण को लेकर रोज़ाना सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज़ाना कभी गिरफ्तारी होती है, कभी लाठीचार्ज होता है, कभी उन पर पानी की बारिश होती है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब कांग्रेस वहाँ पर सड़क पे ना दिख रही हो। इसका मतलब है कि अगर ये चलता रहा सिस्टम तो मुकाबला वहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। बीजेडी कहीं गायब हो जाएगी, वो बीजेडी जिसने दशकों वहाँ पर शासन किया। बीजेडी ना संसद विधानसभा में दिख रही है, ना सड़कों पे दिख रही है तो सिर्फ कांग्रेस दिख रही है। वो उड़ीसा जहाँ पर कांग्रेस को एक तरह से दफना दिया गया था, माना जा रहा था मृत शैया पे भी नहीं है, वो दफन हो चुकी है कांग्रेस उड़ीसा में। जो 2-4 जीतते हैं वो अपने दम पर जीतते हैं। वहाँ पर अचानक कांग्रेस बिहार, दिल्ली और जगहों से, जितना आप राज्य में कहीं भी पूरे देश में नज़र दौड़ाइए, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कांग्रेस इस वक्त कहीं अगर दिख रही है तो वो उड़ीसा में दिख रही है। उड़ीसा 21 लोकसभा सीटें आती हैं। 2029 के लिए मैदान पूरा तैयार किया जा रहा है। नज़रों से दूर, खबरों, दिल्ली की खबरों से दूर, क्योंकि मीडिया तो वैसे ही कांग्रेस की तरफ नहीं देखती, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पर लोगों के बीच कांग्रेस पहुँच रही है। तो बिहार और उड़ीसा 2 राज्य एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर खेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो उड़ीसा हो चाहे वो बिहार हो, जहाँ कांग्रेस आपको थोड़ा सा एग्रेशन में नज़र आ रही है, समझ लीजिए वहाँ पर पूरा कंट्रोल या पूरी नज़र राहुल गांधी खुद रखे हुए हैं। अब वो दरअसल वो वक्त उन्होंने छोड़ दिया जहाँ पर वो संगठन से जुड़े लोगों पर विश्वास करते थे। अब उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में ले लिए, इसलिए वो हर चीज़ हर जगह खुद नज़र रखे हुए हैं और खुद की देख रेख में सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सारा फीडबैक लेते हैं, और हर चीज़ बड़ी प्लानिंग के ज़रिए हो रहा है। बिहार में जो अचानक से कांग्रेस जो है वो इतनी एग्रेसिव होने लगी, ऐसा नहीं कि अचानक हुआ, उससे पहले सह प्रभारी 2 चुने गए थे। उन 2 सह प्रभारियों ने पूरे राज्य का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार करी। वो रिपोर्ट राहुल गांधी को मिली। उस रिपोर्ट के बाद कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर पूरा एक्शन वहाँ कांग्रेस कर रही है। यही चीज़ उड़ीसा में भी हुआ कि पहले पूरा घूम के एक रिपोर्ट बनाई गई और अब उस रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त
उड़ीसा के लोग बीजेपी के मुकाबले बीजेडी से ज़्यादा कांग्रेस या किसी और को चाहते हैं, तो उस जगह को कोई और भरे, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने पर लग गई है। ये एक खेल खेल रहे हैं, ये एक नई राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और ये राजनीति बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है पार्टी के अंदर बैठे वो एसी रूम पॉलिटिक्स करने वालों को, स्लीपर सेल्स को, और पार्टी के बाहर खास करके बीजेपी को बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी के नाक में दम किया हुआ है, बिहार में बीजेपी के नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि अब तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और भी कहीं करेगा, कहीं भी कांग्रेस जहां भी उठेगी नाक में दम बीजेपी के भी होगा। अब आलम यह है कि संसद में राहुल गांधी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो ना चाहते हुए भी पूरे देश की मीडिया को हेडलाइन बनाना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद बोलने से रोक दिया जाता है। देखिए, मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत डालो, पीछे करो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, आपको लाना पड़ा है। डिस्टर्ब किया था आपके ऊपर कहा कि राहुल प्रतिपक्ष को मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। एक और राज्य है पंजाब, जिस पर खुद राहुल गांधी नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए स्पेशली उन्होंने भूपेश बघेल को वहाँ पर इंचार्ज बनाकर भेजा। अब भूपेश बघेल जब से पंजाब पहुँचे हैं तब से न मालूम क्यों बीजेपी में बहुत आग लगी हुई है। हालांकि वहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन भूपेश बघेल के पंजाब पहुंचने से आग बीजेपी को लगी हुई है। कभी उनके घर रायपुर में या छत्तीसगढ़ में अलग अलग ठिकानों पर कभी ईडी जाती है, 2-2 3-3 दिन तक रहती है, और अब सीबीआई भी भेज दी गई है। आए दिन उनके घर पे रेड्स हो रही, कभी सीबीआई की, कभी ईडी की, अब शायद हो सकता है इनकम टैक्स की भी हो जाए। मामला वही पुराना है, लॉटरी वाला। लेकिन भूपेश बघेल वो नेता हैं, वो घाघ नेता हैं, घाघ शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो बीजेपी की रग रग से वाकिफ़ है। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या कौन सी चादर पहन रखी है और उस चादर में कितने दाग हैं। अगर दाग वाली चादर होती तो शायद वो भी अशोक चौहान की तरह अब तक छलांग मार चुके होते, लेकिन वो खड़े हैं और हर जांच के लिए कहते हैं कोई एजेंसी आ जाए, मैं खड़ा हूं, मुझसे जो पूछना है, जहां जो जांच करनी कर लीजिए। वो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से भूपेश बघेल, जो राहुल गांधी ने उन्हें ड्यूटी दी है पंजाब को लेकर, वो पूरी ना कर पाए। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में भूपेश बघेल से कहा है कि पंजाब में मुझे सबसे पहले तो ग्रुपिज़म की खबरों को ख़त्म करना है। राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को कहा है कि मुझे ग्रुपिज़म की खबरें नहीं आनी चाहिए पंजाब से। दूसरा, उन्होंने बघेल को ये जिम्मेदारी दी है कि जो मांग उठ रही है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को बदला जाए, उसमें कितना दम है। अगर दम है तो उनकी जगह अल्टरनेट किसे चुना जाए।
जाति इक्वेशन को समझने की जिम्मेदारी उनको, मतलब सब तरह की एक रिपोर्ट उन्हें बना के देनी है। उसके आधार पर राहुल गांधी पंजाब को लेकर एक्शन लेंगे। अब भूपेश बघेल से माहिर पंजाब जैसे राज्य के लिए और कौन हो सकता है, क्योंकि वो राज्य को चला चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब सरकार वहाँ आम आदमी पार्टी की है, मदद बीजेपी कर रही है। भूपेश बघेल को तंग करके ये खेल समझने में कोई बहुत बड़ा गणित तो लगेगा नहीं कि क्यों तंग किया जा रहा है। तो एक एक, मेरा कहने का मतलब मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाई कि एक एक स्टेप में किस तरह से एक एक राज्य को लेकर ये नई रणनीति के तहत राहुल गांधी अपनी राजनीति को कैसे पूरा यू टर्न दे चुके हैं, ये समझने वाली बात है। अब इस यू टर्न का मैं फिर कह रहा हूँ, इमीडिएट इफेक्ट शायद ना दिखे, शायद बिहार में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव ना दिखे, शायद और जगह भी कोई बहुत बड़ा वो चीज़ ना दिखे। मान लीजिए उड़ीसा में कोई बाई इलेक्शन होता है अभी, तो हो सकता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव खबरें ना आए। लेकिन ये सारी कवायद 2029 के मद्देनज़र है, और 4 साल में जिस फोर्स से, जिस उससे पार्टी लगी है, 4 साल में तो चीज़ें बहुत बदल जाएगी। इसका असली असर आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से राहुल गांधी की इस नई पॉलिटिक्स को खारिज मत कीजिएगा, 4 साल का इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।